एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहाँ अप्लाई होती है। उसने कहा, वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा। जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा तो मैं करूंगा। अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूं जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं, तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे, टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीज़ें, खेलना कूदना, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ही है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे, और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि आईएएस बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो आईएएस के लिए पढ़ाता हूं। अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से, आईएएस बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट्स से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें, 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं आईएएस बनना है, या इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि आईएएस पूरे भारत में कुल मिला के 6000 होते हैं, जिनमें से भी 5000 लोग हैं। आईपीएस भी इतने ही होते हैं, 5-6 हज़ार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर स्टेट की, सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्डर अगर हम 5000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान ले, स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हज़ार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे। उससे ज़्यादा का तो कार्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हज़ार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूं इस चीज़ का। जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने वहाँ। फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हो गया, उसमें 6-7 महीने वहाँ नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो,
आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है। और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था। जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, वो नौकरी छोड़ने का फैसला है। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं कि आईएएस या पीसीएस या सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में मत दौड़िए। मैंने बहुत सरकारी नौकरी वालों को देखा है दुखी रहते हुए। सरकारी नौकरी में है, अच्छा वेतन है, तब भी दुखी है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो दरअसल करना चाहते थे। सरकारी नौकरी में क्या होता है, सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, सम्मान मिलता है, समाज के लोग पूछते हैं आपको कि आप सरकारी नौकरी में हैं। गस्टेड ऑफिसर होंगे तो स्टैंप लगा के साइन करने की ताकत आ जाती है। आप जज हैं तो आपकी बात में वजन होता है। आप आईएएस आईपीएस है तो आप पूरा राज्य या देश चला रहे हैं। तो ताकत तो है, अच्छा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या है। मैंने जब नौकरी की तो मैंने फील किया कि इस नौकरी से मेरी जो मूल जरूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। क्या जरूरतें हैं? मुझे अच्छा लगता है कि मैं खूब पढ़ूं और मंच पे खूब बोलूं। वहां कहा कि अब मंच पे जा ही नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट। मन कह रहे यार, जिस चीज के लिए पैदा हुआ वही नहीं कर पाऊंगा मैं तो। फिर दिन भर फाइलों में काम करना है। अब फाइलों में काम करना अच्छा लगता है कई लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा नहीं है ऐसी रुचि है, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता था कि मैं खूब पढ़ूं, गहरी चीजें पढ़ूं। वहां तो वही पढ़ना है जो सरकार के हिसाब से चीजें आती हैं, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव स्कोप नहीं होता है। तो मैं कुछ महीनों में समझ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट कहता हूं, अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना। देखिए मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, जब आपको लगे ज्यादा हो गया आप इशारा कर देना, मैं चुप हो जाऊंगा वहां पर, है ना। मैं भूल जाता हूं कि मैं कितने घंटे बोल चुका हूं तो आप हिंट कर दीजिएगा। आज घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करना और एक बात पूछना उनसे, अकेले में बात करना, सबके सामने नहीं। स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में हैं या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना। उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। या मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट जहां भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। आप उनसे पूछना कि अगर आप 20 साल पीछे जा सको अपने इतिहास में, टाइम मशीन में आपको बिठा दिए, 20 साल पीछे ले गए और आपको 2 ऑप्शंस मिले, एक यही नौकरी करने का, एक कुछ और करने का, और ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही आपके पास रहेगी जितनी नौकरी में थी, एज्यूम कर लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? गारंटी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 10 में से कम 7 या 8 कहेंगे मैं वो रास्ता चुनना चाहूंगा, ये नहीं चुनना चाहूंगा। जब मैं अपने आसपास देखता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर मैंने 30 साल नौकरी की है
और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, वहां मैं गया था। और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गुमेंट दिया। वहां एक आर्गुमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गुमेंट बताता हूं। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने जिंदगी भर में, मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5-2-2.5 लाख रुपए होगी। आपने जिंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा में। बोले हाँ सर, नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है, जहां कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहां आमतौर पर घर खरीदते हैं, जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। मैंने कहा रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, जिंदगी भर की बचत? बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता। लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिशन पीरियड है, कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, और मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते, ऐसा भी क्या है, 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है। और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, सबसे ज्यादा, वो ये है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, अपना काम शुरू किया। शुरू में हमारे यहाँ 3 लोग काम करते थे, आज हमारे दृष्टि ग्रुप में 1800 लोग काम करते हैं, 1800।
और मुझे सबसे बड़ा सुकून इस बात का है कि 1800 परिवार चल रहे हैं मेरे उस एक फैसले से। और यदि आप उद्यम करते हो, उनसे मैंने कहा, और एज्यूम करते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता, उस कंपनी की वैल्यू आपकी सैलरी से शायद 1000 गुना ज्यादा होती, जैसा वैल्यूएशन होता है, और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। करेज क्यों नहीं आ सकता हमारे अंदर, साहस क्यों नहीं आ सकता है? कम से कम एक चांस लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए, ट्राई करने के लिए क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए? और इसलिए मैं आप सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने स्वधर्म को ठीक से पहचानिए। आप जीवन से क्या चाहते हैं ठीक से पहचानिए। अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं पावर, कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां आप समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं, लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आग ही लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक, जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है, और गैस खत्म होते सूख के नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे 1 घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है, और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आगे, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली
इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है। आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया नहीं हुआ तो? कुछ और करेंगे। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है? 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तू नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। यह दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल, मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस से तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो,
इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़ें, तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने 60 लाख लोगों को मारा, आपको पता है हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है। मैं हिस्ट्री को इतना एंजॉय करता हूँ आजकल कि मैं भी पिछले महीने यूरोप गया हुआ था, तो मैं स्पेशली बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 10 लोगों से बात करके पोलैंड गया। और पोलैंड के पास एक जगह है, पोलैंड में एक जगह है क्राको, यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है, और क्राको से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर एक जगह है ऑशविट्स। ऑशविट्स उन इलाकों में से एक है जहां हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। बाकी कैंप तो खत्म हो गए, पर वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों के एफर्ट से उसको बचा के रखा है, एज इट इज़ जैसा वो था। मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था कि वो देख के आऊँगा, तो मैं देखने गया। उस एक कैंप में करीब 9 लाख लोगों को मारा गया था 1942, 43, 44 के दौर में। अब मैं जब वहाँ गया तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ट्रेन अंदर जा रही है, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है अभी भी। जिस ट्रेन में हज़ारों लोगों को लाया गया मारने के लिए, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है, उसी पटरी पे खड़ी है, वहाँ से लोग उतरते थे। फिर एक पॉइंट था जहाँ डॉक्टर्स चुनते थे कि किसको ज़िंदा रखना है, किसको मार देना है। ज़िंदा सिर्फ उसको रखते थे जो काम कर सकता है, जो मजबूत है, काम कर सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मार देते थे, बूढ़े को मार देते थे। तो एक प्लेस मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे बूढ़े एक तरफ जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, इधर जो जवान लोग हैं काम करेंगे। फिर वो चैम्बर्स देखे जहाँ एक छोटे छोटे इलाके में 20-20 लोग सोते थे, दड़बे की तरह बंद होके, जैसे पिंजरे होते वैसे रहते थे। उसके बाद मैंने एक जगह देखी वहीं जहाँ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर होते थे। और फिर एक कमरा देखा, आप देख के दंग रह जाएंगे। कमरा मतलब इस ऑडिटोरियम का 1/10 साइज समझ लीजिए लगभग। उसमें जितने लोग मरे उन सबके जूते वैसे के वैसे रखे हैं, दूसरे में उनके कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, तीसरे में उनके बाल, क्योंकि जब गैस चैम्बर में मारते थे तो पहले उनको गंजा करते थे। वो बाल आप देखेंगे, आपको खून के आंसू आ जाएंगे देखकर। और जब आप वो देखेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि हिस्ट्री पढ़ूं, क्या हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास हमें क्या सिखाता है? कितनी भी बड़ी क्रांति हो जाए, कोई समाज पूरी तरह से नहीं बदलता है। यूएसएसआर 1917 में बना, आपने पढ़ाई होगा, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर बना। और उस समय लेनिन उनका नेता था। उसने कहा कि अब धर्म खत्म हो गया, रिलीजन खत्म हो गया। जितने जीसस क्राइस्ट के पुतले थे सब तोड़वा दिए, सारी चर्च बंद करवा दी। लेनिन के पुतले खड़े हुए, स्टालिन के पुतले खड़े हुए कि अब कम्युनिस्ट रिजीम है, अब से कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। 70-75 साल होते होते 1991 आते आते सोवियत संघ या यूएसएसआर का खेल पलट गया। जहां जहां लेनिन स्टालिन के पुतले थे, लोगों ने वो हटा के फिर से चर्च खड़ी कर दी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं। हमारा 90
9.99% हमारी ट्रेडिशन से आता है, हम तो उसमें 0.01% चेंज कर पाते हैं। और इतिहास में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पूरा नहीं बदलता है। सक्सेस के बारे में हर व्यक्ति बात करता है। देखिए, पहली बात तो सक्सेस के बारे में एक लाइन में बोल दूंगा, सक्सेस का मतलब वो नहीं है जो दूसरों की निगाह में है। आप IAS बने, जज बने, बहुत पावरफुल आदमी हैं, दूसरे लोग सलाम ठोकते हैं, ये सक्सेस नहीं है। आप खुद अंदर से कितने खुश हैं, ये असली सक्सेस है। वरना बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ भी करेंगे, मैं आपसे पूछूं आप क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे IAS बनना चाहते हो। मैंने क्यों बनना चाहते हो? IAS बन के नौकरी मिलेगी, पावर मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। तो पावर से क्या होगा, सुरक्षा से क्या होगा? सुकून रहेगा। सुकून से क्या होगा? मज़ा आएगा। अंत में मज़ा ही आना है। आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। और अगर आप खुश हैं, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए। हो सकता है आपके दोस्त आपसे कहें कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, पद भी है, बंगला भी है, तू खेती कर रहा है, तेरे पास क्या है? तो फिल्म का डायलॉग तो है कि मेरे पास माँ है। मान लो माँ उसी के पास हो, तब क्या करेंगे? तो आपको बोलना है मेरे पास ना सुकून है। अगर किस दिन सुबह उठ के मेरा मन ना करे ना, मैं छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन। तुम नहीं ले सकते। तुम्हें साल में छुट्टियाँ मिलती हैं 30, मुझे मिलती हैं 150। अपना खेत है, अपनी खेती करता हूँ। ना मुझे EL चाहिए, ना CL चाहिए, ना मेरा कोई बॉस है। छुट्टी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। मैं छुट्टी मांगूँ, मेरा बॉस मना कर दे, कोई बॉस है ही नहीं, हम अपने बॉस हैं। हर चीज़ में अपना मज़ा है ना। जो आप कर रहे हैं उसका मज़ा ढूंढिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं किस चीज़ में ज़्यादा मज़े में हूँ। सबको बताओ कि ये मज़ा है। ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, तुम जब निकलते हो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। हम एक बार एम्बुलेंस से बैठे थे, उसमें लाल बत्ती थी, मज़ा आया था। क्या दिक्कत है? खुश रहना बेसिकली एक मिजाज का मामला है। खुश रहना चाहेंगे तो खुश होने के बहुत रीज़न से। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए आपको। जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। एक लास्ट एग्जाम्पल से की बात खत्म करता हूँ। राजस्थान में, मैं कल राजस्थान में था, मतलब परसों, कल मैं वहीं से आया हूँ। राजस्थान में एक एरिया है जहाँ रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बरसात नहीं होती है, पानी नहीं आता है। एक एरिया है जहाँ बरसात होती है, ठीक से होती है। जहाँ बरसात होती है वहाँ के लोग खुश रहते हैं कि वे पानी है, खेती है, चीज़ें ठीक हैं, सुकून है ज़िंदगी में। और जिन कुछ ज़िलों में बरसात नहीं होती है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि पानी नहीं है हमारे पास। तो आज का इंटरेस्टिंग फिनोमेना पता क्या है? जिन इलाकों में बरसात नहीं होती है वहाँ के लोग खेती कर ही नहीं सकते थे। खेती कर ही नहीं सकते थे तो कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करें? कोई नौकरी भी नहीं है, तो उद्यम करना पड़ता था। उद्यम भी वहाँ कैसे करें? सब गरीब हैं। उद्यम करने के लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो पूरे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, जिसको मारवाड़ी कम्युनिटी कहते हैं। भारत के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे टाइकून्स, 90% ऑफ टाइकून्स उन 3-4 जिलों से निकले हैं जहां बरसात नहीं होती थी। अगर वहां बरसात होती तो ना निकलते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज़ का सुकून है,
तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेला होगा, उस क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट्स में। उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। एक वाक्य मैं कहता हूँ, महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो। आज़ाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता कोई। ये वीडियो मैंने क्यों अपलोड किया? ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड किया कि मैं अक्सर विकास सर को सुनते रहता हूँ, उनकी अच्छी बातें को फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो जो है टोटल 2 घंटा का है, लगभग 2 घंटा शायद ऊपर ही है। तो इसमें से कुछ ज़रूरी बातें जो कि एक स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए लाभदायक है, उसको काट करके मैं एक जगह कर लिया हूँ। और ये ऐसा वीडियो है जिसमें जब स्टूडेंट तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जब वो डिमोटिवेशन फील करता है, फ्रस्ट्रेशन फील करता है, तो उससे निकलने के लिए इसमें बात किया गया है। इसमें सर बात किए हैं कि अगर कैरियर नहीं सिलेक्शन होता है, जॉब नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है समय समय पर सुनते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि हम कम समय दे करके इसका मेन बात जो है वो सुन सके और फ्रस्ट्रेशन से ये सबसे दूर रहें। मेरे जैसे ही कई स्टूडेंट होंगे, कई एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो उनको भी अगर ये वीडियो मिलेगा तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा।